नमस्कार साथियों, नक्सलवाद आज भी भारत के लिए एक चुनौती बना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में नक्सल की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि आज छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव ज़्यादा है। नक्सलवाद को नक्सलवाद ही क्यों कहा जाता है? कहां से हुआ था इसका ओरिजिन? और भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। हालांकि आज नक्सलवाद उतना प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी कुछ सालों पहले था। नक्सलवाद को माओवाद भी कह सकते हैं। नक्सलवाद को माओवाद से क्यों कंपेयर किया जाता है? कौन था कार्ल मार्क्स जिसने साम्यवाद की शुरुआत की? कौन था माओ त्से तुंग? आज के इस वीडियो में हम इन सारे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK शर्मा ऑफिशियल पर। तो कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी, 18वीं सदी 1760 के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से होती है। तो अमीर लोगों ने फैक्ट्रियां लगाना चालू कर दिया, लेकिन फैक्ट्रियां तो लग चुकी थी, ज़रूरत थी कच्चे माल और श्रमिकों की। इसीलिए अंग्रेज़ों ने दुनिया के कई देशों पर कब्जा कर लिया और वहाँ से ये कच्चे माल को इंपोर्ट करते थे और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर बहुत ही कम मजदूरी में उनसे फैक्ट्रियों में काम कराते थे। इसीलिए अंग्रेज भारत भी आए थे। यहाँ पर उन्हें कच्चा माल तो मिल ही रहा था, साथ साथ सस्ते मजदूर भी मिल रहे थे। तो साहब, मेहनत तो कर रहे थे मजदूर और आराम कर रहे थे अमीर लोग। जो इन फैक्ट्रियों के मालिक थे वो सिर्फ एसी के कमरे में बैठे बैठे साइन कर रहे थे। तो इन्हीं फैक्ट्रियों के मालिक और उद्योग धंधों के मालिकों को कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी कहा जाता है। ये एक कंपनी से दूसरी, दूसरी कंपनी से तीसरी, तीसरी कंपनी से चौथी, ऐसे ही अपना साम्राज्य बड़ा करते जा रहे थे। लेकिन लेबर, मजदूर तो मजदूर ही रह गए। काफ़ी समय तक ये ऐसे ही चलते रहता है कि मेहनत तो कर रहे थे मजदूर लोग, लेकिन आराम कर रहे थे साहब लोग। तो कुछ समय बाद एक व्यक्ति निकल कर आता है, कार्ल मार्क्स। ये जर्मन ऑथर, फिलोसोफर, थ्योरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट था। इसका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। तो ये सारा कुछ देख रहा था कि कैसे मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसने मजदूर वर्ग के लोगों से कहा कि ये जो अमीर लोग हैं ये तुम्हारी ही वजह से अमीर हैं। पूंजीवादी लोग, अमीर लोग जो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, ये तुम्हारी ही मेहनत की बदौलत है। और उनके पास जितने भी पैसे हैं वो तुम्हारी ही मेहनत की बदौलत हैं। ये पूंजीवादी कैपिटलिस्ट लोग मेहनत तो तुमसे कराते हैं और ऐश खुद करते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये सब तुम्हारी ही मेहनत की बदौलत हैं। और तो और ये सरकारें भी तुम्हारी ही हैं। ये सारा कुछ कार्ल मार्क्स की बुक्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल्स में लिखा है। तो कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग के लोगों यानी सर्वहारा वर्ग के लोगों को अमीरों, कैपिटलिस्ट यानी बुर्जुआ वर्ग के लोगों के खिलाफ कर दिया था कि इन सारे संसाधनों के असली हकदार सर्वहारा वर्ग के लोग ही हैं। अगर कोई भी कार्ल मार्क्स की बुक्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल पढ़ लेगा तो यही सोचेगा कि साम्यवाद, कम्युनिज्म कितना अच्छा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा कुछ नक्सलवाद के लिए क्यों बता रहे हो? तो रुकिए साहब, क्योंकि नक्सलवाद भी इसी से कनेक्टेड है। तो कार्ल मार्क्स ने लोगों के मनों में ये बैठा दिया था कि इन सारे संसाधनों पर उन्हीं का हक है। तो लोगों ने सोचा कि कार्ल मार्क्स सही तो कह रहा है। तो लोगों ने कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी लोगों के खिलाफ क्रांति कर दिया और एक क्रांति की लहर चलते चलते रूस पहुंच गई। यहाँ पर लोगों ने व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में वहाँ के राजा निकोलस द्वितीय के खिलाफ क्रांति कर दिया और सारी पावर व्लादिमीर लेनिन के हाथों में आ जाती है। और इस समय व्लादिमीर लेनिन सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए मसीहा बन गए थे। तो कुछ ऐसे रूस में साम्यवाद, कम्युनिज्म का जन्म होता है।
साम्यवाद, इसमें देश के सभी संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है और राज्य समान रूप से इन संसाधनों को नागरिकों में वितरित करता है। अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि साम्यवाद किसे कहते हैं। इसमें एक ही विचारधारा के ग्रुप्स या कम्युनिटी का पूरे देश में शासन होता है। रूस की क्रांति और चीन में साम्यवाद कैसे फैला, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। आज हम ये समझ लेते हैं कि भारत में नक्सलवाद कैसे फैला। तो जब चीन में साम्यवाद का विस्तार हो रहा था, इसी समय वहाँ के लोगों ने माओ सेतुंग के लीड में हथियार उठा लिए। इसीलिए चीन के साम्यवाद को माओवाद भी कहा जाता है। तो इसी के तर्ज पर भारत में भी उन लोगों ने हथियार उठा लिए जिन्हें ये लगता था कि उनके संसाधनों को सरकार या अमीर लोग उनसे छीन रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से कोयले का खनन चालू हो गया। टाटा का नाम इसमें प्रमुखता से आता है। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ से कोयला और अन्य सारी चीजें तो उनकी जमीन से निकाली जा रही हैं, लेकिन उसके पैसे से उनके उत्थान के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, हॉस्पिटल भी नहीं बनाए गए और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो लोगों ने ये देखा कि उनके पैसे से ही उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ के लोगों ने अमीर लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिए, जिसे नक्सलवाद कहा जाता है। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो 1918 में चारू मजूमदार का जन्म एक जमींदार परिवार में होता है। इनका जन्म सिलीगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर हुआ था। इनको शुरुआत से ही जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ चिढ़ थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि यही वो लोग हैं जो सर्वहारा वर्ग के लोगों के अधिकारों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने काम को और व्यापक करने के लिए और देश को जमींदारों और पूंजीपतियों से आज़ाद कराने के लिए 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिया और इसके अगले ही वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया। ये लगातार प्रयास करते रहे कि कैसे किसानों को उनके अधिकार दिलाए जाएं। इसी के चलते इन्होंने 1946-47 में तिभागा आंदोलन में भी भाग लिया। तो उस समय हो ये रहा था कि किसानों को बटाईदार कुल फसल का 1/3 हिस्सा ही दे रहे थे, लेकिन इस आंदोलन के जरिए चारू मजूमदार का कहना था कि किसानों को 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के चलते इस आंदोलन में थोड़ी हिंसा भी हो जाती है, जिसके चलते चारू मजूमदार को 1950 में जेल भी जाना पड़ता है और यहीं पर जेल में चारू मजूमदार की मुलाकात कानू सान्याल से होती है। कानू सान्याल जो कि चीन की रिवॉल्यूशनरी पार्टी माओइस्ट माओ सेतुंग से प्रभावित थे। तो जेल के छूटने के बाद चारू मजूमदार के कहने पर कानू सान्याल ने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया। तो समय आता है 1967 का। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है नक्सलवाड़ी, कह सकते हैं ये एक गांव का नाम है। तो नक्सलवाड़ी गांव में किसानों के ऊपर अत्याचार की तो हद ही पार हो गई। वहां पर हो ये रहा था कि जो जमींदार थे वो किसानों की भूमि पर धीरे धीरे अपना कब्जा करते जा रहे थे और किसानों को फसल में हिस्सा भी कम देते थे। तो दिन का दिन किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति बन गई, तब चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने CPI माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी लेनिनवादी की स्थापना कर दी। और इसी समय वहाँ के किसानों ने जमींदारों और अमीर लोगों और प्रशासन के खिलाफ हथियार उठा लिए और इस आंदोलन के चलते एक पुलिस वाले की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ये आंदोलन नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था। इसीलिए इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन भी कहा जाता है। नक्सलवाद शब्द का जन्म भी नक्सलवाड़ी से ही हुआ है और इसी के चलते चारू मजूमदार को नक्सलवाद का पिता भी कहा जाता है और कानू सान्याल को पहला नक्सली कहा जाता है।
तो ये आंदोलन तो शुरू हो चुका था, लेकिन किसी भी आंदोलन को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरत होती है 3 चीज़ों की, जिनमें से पहली है विचारधारा। इस आंदोलन में विचारधारा थी कि हमें भी अमीरों के बराबर का हक चाहिए, और दूसरी चीज़ होती है जन समर्थन और नेतृत्व। इसमें गरीब लोगों यानी पीड़ित लोगों की भी कमी नहीं थी, इसलिए इसमें जन समर्थन भी मिल गया, और नेतृत्व में चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे लोग शामिल थे। और तीसरी और अंतिम चीज़ होती है एक संगठन जो प्रॉपरली इसी के लिए काम करता हो। तो संगठन के रूप में सीपीआई माले जैसे संगठन उस समय इस आंदोलन के नेतृत्व में एक्टिव थे। तो इन्हीं तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी आंदोलन को जारी रखने के लिए, जो कि नक्सलवादी आंदोलन के पास थी। तो चारू मजूमदार ने गरीबों और किसानों का समर्थन कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ये आंदोलन 1967 से 1970 तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और इसी समय इन्होंने तराई दस्तावेज जारी किया था। तराई दस्तावेज में इन्होंने गरीबों और किसानों की लड़ाई को वर्ग संघर्ष की लड़ाई कहा है, और इन्होंने इसी दस्तावेज में ये जस्टिफाई कर दिया कि जो किसान और गरीब और मजदूर लोग हैं यही सही हैं। और देखते ही देखते तराई दस्तावेज मजदूरों और किसानों के बीच इतना प्रचलित हो गया कि इसे ही भारत में नक्सलवाद का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और कह सकते हैं कि यही वो दस्तावेज है जिसकी वजह से आज भी भारत में नक्सलवाद जिंदा है। तो ये आंदोलन बढ़ता रहता है। इसी समय कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने जंगल संथाल नाम के एक आदमी को भी इस संगठन में शामिल कर लिया। जंगल संथाल जो कि 6 फीट 5 इंच का एक हट्टा कट्टा आदमी था, इसने एक जमींदार की हत्या कर दी थी। तो ये आंदोलन और भी बढ़ने लगा, क्योंकि चारू मजूमदार और कानू सान्याल माओ सेतुंग को अपना आदर्श मानते थे। इसीलिए इस नक्सलवादी आंदोलन को माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस आंदोलन के शुरू होने का यही कारण था कि गरीबों, मजदूरों और किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, और शिक्षा, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल रही थी, जिससे उनके बीच असमानता भी बढ़ती जा रही थी। तो 1970 के बाद 1970 से 1980 तक इस आंदोलन का पतन देखा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 1971 में भारत ने बांग्लादेश को हैवानों, आतंकियों से आज़ाद कराने के लिए इंडियन आर्मी को बांग्लादेश में डिप्लॉय कर दिया था, और उसी समय इंडियन आर्मी की कुछ टुकड़ियां इस आंदोलन को भी टैकल करने के लिए भेजी गई थी। और 1972 में चारू मजूमदार की मृत्यु भी हो जाती है। तो 1980 में कोंडापल्ली सीतारमैया ने सीपीआई माले से अलग होकर PWG पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का एक अलग से अपना खुद का संगठन बना लिया था। तो इस समय नक्सलवाद आंदोलन को फिर से नेतृत्व मिल चुका था। यही कारण है कि 1980 से 1990 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो 1980 का दौर था। इस समय नक्सलवाद सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपने पैर पसार चुका था। यही कारण है कि इन राज्यों को रेड कॉरिडोर में रखा जाता है। रेड कॉरिडोर यानी कि इन राज्यों में नक्सलवाद सबसे ज़्यादा था, और 1990 आते आते नक्सलवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। और आपको पता है कि 1991 में भारत में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म आए थे, और 1991 से 1993 में यह देखा जाता है कि जो नक्सली थे वो अपनी मुख्य विचारधारा से भटककर पैसों के लालच में आ गए थे। वो ये कर रहे थे कि जो कंपनियां थी उनका साथ दे रहे थे कोयले के खनन में, और माफियों का भी साथ दे रहे थे निर्वनीकरण में, जिसके माध्यम से वो पैसे कमाने में व्यस्त थे। अगर इस समय भारत सरकार चाहती तो नक्सलवाद को टैकल कर सकती थी, लेकिन इस समय हम LPG रिफॉर्म में व्यस्त थे। तो इस समय नक्सलवादी जो थे वो अपना केंद्र कान्हा नेशनल पार्क शिफ्ट कर रहे थे, और नक्सलियों के बीच पैसों को लेकर होड़ मची हुई थी कि कौन कितना पैसा कमा ले।
तो भारत सरकार एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में व्यस्त थी। ग्लोबलाइजेशन के भारत में आ जाने से भारत में अब विदेशी कंपनियां भी आकर अपना व्यापार स्थापित कर सकती थी। तो जो भारत की विरोधी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती हैं कि भारत में शांति हो, पाकिस्तान जैसे नालायक बेटे कटोरा लिए जो घूम रहे हैं, ये तो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत में शांति हो। तो ऐसे देश जो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर शांति हो, तो वो इन्हीं कंपनियों के माध्यम से असलहा, बम, गोला बारूद इन नक्सलियों को सप्लाई कर रहे थे, जिससे भारत में और अशांति बढ़ सके। यही कारण है कि 1993 से 2004 तक नक्सलवादी आंदोलन फिर से बढ़ना चालू हो जाता है, लेकिन उतनी तेज नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जो नक्सली थे वो अपनी मुख्य विचारधारा से भटक चुके थे। वो पैसे की होड़ में चले गए थे और उनके पास प्रॉपर नेतृत्व भी नहीं था। तो नक्सलियों ने अपने पहली की गई गलतियों से सीखा और 2004 में एक महासम्मेलन में उन्होंने सीपीआई माले और पीडब्ल्यूजी को मिलाकर एक नया संगठन सीपीआई माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का गठन कर दिया। इन सभी संगठनों के एक हो जाने से नक्सलवादी आंदोलन की विचारधारा को और दृढ़ता मिली। 2004 से 2012 तक नक्सलवादी आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2006 में तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये कहना पड़ा कि नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अकेले ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो नक्सलवादी थे वो पुलिस के ऊपर तो हमला कर ही रहे थे, साथ साथ आम आदमियों के ऊपर भी उन्होंने हमले और बढ़ा दिए थे। और इसी समय नक्सलवादी आंदोलन का संबंध लिट्टे, आईसिस जैसे और भी आतंकवादी संगठनों से देखने को मिलता है। 2004 से 2012 तक इसका प्रभाव 18 राज्यों, 218 जिलों और 420 पुलिस स्टेशनों में देखने को मिलता है। हालांकि 2009 में सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है और 2013 से नक्सली घटनाओं में गिरावट देखने को मिलती है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है और लगातार नक्सली घटनाओं में गिरावट देखने को मिलती है। जहां पर 2010 में नक्सली घटनाओं से 720 मौतें हुई थी, वहीं पर 2022 में नक्सली घटनाओं से 80 मौतें हुई हैं। और आज नक्सलवाद बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों से निकलकर छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन में ही सीमित रह गया है, जिसे हम बस्तर रीजन के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जो दक्षिणी हिस्सा है उसे हम बस्तर क्षेत्र कहते हैं। तो बात कर लेते हैं नक्सलवाद के समाधान की। तो नक्सलवाद को टैकल करने के लिए सीआरपीएफ या वहाँ की लोकल पुलिस में उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए जो इस तरीके के टेरेन में रहने में अभ्यस्त हों और वहाँ पर लड़ाई करने में भी सक्षम हों। जैसे नागा रेजिमेंट, वहाँ का भी टेरेन कुछ ऐसा ही है जैसा छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले रीजन का है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जंगल हैं और नागालैंड का टेरेन भी कुछ ऐसा ही है। और हम नक्सलवाद को बस्तर वाले रीजन में टैकल करने के लिए इंडियन आर्मी को तो डिप्लॉय कर नहीं सकते, क्योंकि सरकारें ये आरोप लगाती रही हैं कि जो नक्सलवाद है वो भारत की इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई युद्ध तो है नहीं जो यहाँ पर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए भारत सरकार को कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं की मदद से वहाँ के नक्सलियों से बात करना चाहिए और उन्हें समानता भी दिलाई जानी चाहिए और नक्सलियों को उनकी विचारधारा के मार्ग से मोड़कर विकास के मुख्य मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे भी अभी कुछ समय पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह ने कहा है कि अगले 2 से 3 सालों में नक्सलवाद भारत से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हम तो यही आशा करते हैं कि उन्हें भी समानता मिले और जल्द से जल्द नक्सलवाद भारत से खत्म हो जाए। और बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए कि नक्सलवाद को और कैसे टैकल किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर जाकर आप अपनी राय रखिए। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो लिंक्स इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो मी।
मिलते हैं किसी और नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।